हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस यूनिट को जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली बात, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो ट्राइंगुलर फेसेस, ट्राइंगुलर मींस कुछ इस तरह से दिखने वाले साइड्स, दो ऐसे दिखने वाली सरफेसेस, इन सरफेसेस को कवर किया है, रैप किया हुआ है। दो ट्राइंगुलर सरफेस को रैप किया हुआ है तीन लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस ने। तो ट्राइंगुलर बेसिस जो है उनको रैप किया हुआ है अपनी सारी डायरेक्शंस में विद द हेल्प ऑफ थ्री लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस। और आपका प्रिज्म दिखता है कुछ ऐसा। यहां पे एक ये बेस आपका नंबर 1, ये ट्राइंगुलर बेस, और यहां पे ये बिल्कुल बैक साइड पे ये वाला ट्राइंगुलर बेस जो है, इन दोनों को रैप किया हुआ है तीन क्या रेक्टेंगुलर सरफेस। ये वाली, इसके पीछे वाली ये सरफेस, और इन सब का जो इस समय बेस की तरह काम कर रही है, दैट इज द थर्ड सरफेस। सो तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस रैप कर रही हैं दो ट्राइंगुलर बेसिस को, दो ट्राइंगुलर सरफेसेस को, दैट इज प्रिज्म। अब प्रिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंस है जब हम लाइट के फिनोमिनन्स को स्टडी करते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये मटेरियल मोस्टली आपका जो प्रिज्म है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और ग्लास जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल मींस जब भी लाइट इस प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो दैट विल बिहेव एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसके डिफरेंट जो आपके सरफेसेस हैं वहां से रिफ्रैक्शन होगी। और आप देख सकते हो यहां पे जो सरफेसेस हैं, लेटरल सरफेसेस हैं, वो कौन सी हैं आपकी? वो है आपकी रेक्टेंगल सरफेसेस, रेक्टेंगल वाली सरफेसेस। तो सामने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा दैट विल बी ट्राइंगल। सो जब ट्राइंगुलर बेस को हम स्टडी करेंगे, जब सरफेसेस के ऊपर, इन सरफेसेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो किस तरह से बिहेव करती है वो हम देखते हैं। कैसे वो रेज जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेस टू द अनदर सरफेस। और कुछ इस तरह से मान लीजिए ये पी क्यू आर जो है आपका, ये आपका एक ट्राइंगुलर बेस है। आपके इन दोनों साइड्स पे आपकी इस साइड पे भी एक रेक्टेंगुलर बेस होगा और इस साइड पे भी एक रेक्टेंगुलर बेस होगा। जब एक इंसिडेंट रे ए बी इंसिडेंट होगी इस सरफेस के ऊपर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जैसे ही इंटरैक्ट करेगी तो नेक्स्ट वाला जो फेस है, नेक्स्ट वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है वो? दैट मीडियम इज डेंसर। डेंसर मीडियम है तो जो नॉर्मल एन एन डैश है, आपका नॉर्मल कौन है? एन एन डैश है। तो आपकी ये वाली रे, इंसिडेंट रे ए बी जो है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल अलोंग विद डायरेक्शन बी सी। तो आपकी ए बी वाली रे बेंड होके किधर चली जाएगी? चली जाएगी बी से सी पे। सी पे जैसे ही पहुंचेगी, सी के बाद का मीडियम रेयरर है। रेयरर है मींस आपकी रे अब एम एम जो नॉर्मल है उससे अवे चली जाएगी। देखिए जाना कहां था इस बीसी वाली रे को?
इस BC वाली रे को एक्चुअली ये वाला पाथ ट्रेवल करना चाहिए था अगर मीडियम चेंज ना होता, बट मीडियम चेंज हो गया तो ये वाली रे किधर बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अब उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया है, उसने पाथ फॉलो किया है C to D। इसी तरह AB जो रे थी उसको मूव करना चाहिए था B to E, बट उसने ड्यू टू चेंज इन मीडियम उसने बीई पाथ लीव किया और वो बीई से कहां पे चली गई, BC की तरफ। एक्चुअल इंसिडेंट डायरेक्शन कौन सी थी, AE। और प्रैक्टिकली कौन सी रास्ता उसने फॉलो किया, AB ने BE की जगह CD वाला रास्ता फॉलो किया। So the angle between AE direction and CD direction, that is known as angle of deviation। अब ये बैंडिंग होती है कहां पे, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में आपकी जो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लाइट की, नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 वेलोसिटी योर वेवलेंथ, एंड नंबर 3 दैट इज फ्रीक्वेंसी। जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट का तो ये थर्ड वाला कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहती है भाई। बट स्पीड और वेवलेंथ सेम रेशो में चेंज होते हैं। वो रेशो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। मैंने आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी जो है और वेवलेंथ जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट वेलोसिटी के बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। स्पीड किसके बराबर होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मींस अगर मैं स्पीड को v से डिनोट करूं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करूं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करूं, तो ये तीनों का रिलेशन ये है। बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी जितना चेंज होती है उसी रेशो में चेंज हो जाता है लैम्डा। लाइट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब वो एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम से मूव करती है, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिनन को बर्थ देती है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्शन। क्या कहते हैं उसे हम, डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन क्या है, हमने पढ़ा है कि व्हाइट लाइट जो है, जो सनलाइट है मोस्टली, दैट इज मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स। 7 कलर से बनी हुई है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। मींस 7 कलर्स का मतलब 7 वेवलेंथ्स, 7 फ्रीक्वेंसी के बैंड्स, 7 फ्रीक्वेंसी रेंजेस, 7 वेवलेंथ रेंजेस। तो जब रेज बेंड होती हैं इन ग्लास मीडियम और एनी अदर मीडियम, तो हर कलर का, हर बैंड का अपना वेलोसिटी बन जाता है, हर कलर का अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी तो सबकी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती हैं। ड्यू टू दैट ऑल 7 कलर्स दे बेंड टू डिफरेंट एक्सटेंट। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी बेंडिंग कम। बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी बेंडिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी बेंडिंग ज्यादा। तो डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन को आप सिंपली कह सकते हो, इट इज द, जब अब बेंडिंग डिफरेंट हुई तो सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके पास जो सिंगल व्हाइट लाइट था, वो व्हाइट लाइट जो है अब अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। सो इसके इस फिनोमिनन को, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors when passes through a prism,
is known as dispersion. Is known as dispersion. तो हमें कैसा दिखाई देता है? यहां पे हमारे पास डिस्पर्शन का फिनोमिनन पॉसिबल है जब आपके पास क्या होता है, एक व्हाइट लाइट ए बी के अलोंग इंसिडेंट की जाती है प्रिज्म के ऊपर। जैसे ही प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होने के कारण डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो अब देखा आपने, इस लाइट को ए बी को जाना था इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन पे, बट सभी बेंड हो गए नीचे। सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई? रेड की। रेड सबसे ऊपर रह गया, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ? सबसे नीचे देखिए, वायलेट हुआ सबसे ज्यादा बेंड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, वेवलेंथ सबसे कम। वेवलेंथ कम मींस हो गई बेंडिंग ज्यादा। सो अब आपके पास क्या बन गया? 7 डिफरेंट बैंड्स बन गए हैं कलर्स के, और इस कलर्स बैंड्स को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? इट इज द बैंड और द ग्रुप ऑफ बैंड्स ऑफ 7 कलर्स दैट कंस्टिट्यूट्स व्हाइट लाइट। तो सबसे ऊपर रेड, उसके नीचे ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे येलो, येलो के नीचे ग्रीन, ग्रीन के नीचे ब्लू, ब्लू के नीचे इंडिगो, इंडिगो के नीचे वायलेट। तो इन सब को जब हम जोड़ें तो हमारे पास एक एक्रोनियम बनता है। वो एक्रोनियम है भाई VIB, GYOR, विबग्योर। ये एक एक्रोनियम बन गया। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. ये डिवीजन, ये डिस्पर्शन, ये सबसे पहले आइंस्टीन ने स्टडी किया और प्रैक्टिकली प्रूव किया कि व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट डिवाइड व्हाइट लाइट इनटू मोर देन 7 कलर्स। देन ही हैड डन व्हाट? उसने एक सिमिलर जो प्रिज्म था वो बिल्कुल इसके आगे रख दिया, बट इन इनवर्टेड फॉर्म, मींस अपोजिट फॉर्म में। जैसे ही उसने इसको उल्टा करके प्रिज्म को, दूसरे प्रिज्म को रखा, उसने देखा ये बेंडिंग जो थी वो इनवर्स हो गई, सारी की सारी लाइट्स फिर से मिक्स हो गई और आउटपुट पे उसको व्हाइट लाइट मिल गई, सिमिलर टू लाइक दिस। क्या किया? व्हाइट लाइट डाली पहले प्रिज्म PQR पे, फिर उसने क्या किया? PQR के जैसे ही आउटपुट पे उसको मिल गए कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स, यहां 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिल गए। यहां उसने क्या किया? सिमिलर प्रिज्म P-Q-R- को उल्टा करके रख दिया। उल्टा करते ही बेंडिंग्स फिर से इनवर्स हुई, तो सारे आउटपुट पे क्या मिल गया? सबको व्हाइट लाइट मिल गया। सो पहले प्रिज्म ने डिस्पर्शन कॉज किया, दूसरे प्रिज्म ने रिकॉम्बिनेशन कॉज किया, और हमें आउटपुट पे क्या मिला? व्हाइट स्क्रीन पे हमें क्या मिला? व्हाइट लाइट के पैचेस मिले। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। आपको समझ आ चुका होगा। सो इन कलेक्टिव, Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of 7 colors. He passed sunlight through a glass prism to form a band of 7 colors. फिर उसने क्या किया? He tried to split the colors further by putting another prism ahead. उसने और प्रिज्म्स इसी तरह आगे आगे रखते गए, जैसे एक प्रिज्म था उसके साथ दूसरा प्रिज्म रखा, उसके साथ तीसरा प्रिज्म रखा, बट देयर वाज नॉट अ फर्दर स्प्लिटिंग। सभी के बीच से इसी तरह के साथ साथ बैंड्स निकलते गए। अब उसने क्या किया? पहले प्रिज्म को रखा, दूसरे को उसके साथ उल्टा कर दिया। He formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of first prism that was forming the spectrum. All the 7 colors combined again and formed the white light. Done? अब इसी तरह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। रेनबो भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो अपीयर करता है हमारे स्काई में। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। If sun is in the east direction, the rainbow will form in the west. If that is in the west, then at time the
rainbow can be observed in the opposite formation of the direction. That is an example. But उस सन के कारण बनने वाले रेनबो का सिंगल कोई भी कारण नहीं है. एक सिंगल कारण के कारण, एक सिंगल रीजन के कारण यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. There are three common reasons for the formation of rainbow in the sky. First reason, that is dispersion, means splitting of white light into 7 colors. Second, refraction, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण बैंडिंग होती है, बैंडिंग के कारण स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग के कारण हमें यह फॉर्मेशन दिखाई देती है. और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस तीनों कारणों के से हमारे पास क्या बनता है? रेनबो. किस तरह से बना? सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन. जब बारिश हो जाती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सस्पेंड करते रहते हैं. यही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं. जब लाइट इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है तो पहले वो क्या होती है, उसमें बाहर एयर थी, एयर से वो घुसी उस ड्रॉपलेट के अंदर, उस ड्रॉपलेट के अंदर घुसते ही उसके कारण क्या हुआ? मीडियम चेंज हो गया. मीडियम कौन है? ड्रॉपलेट वाटर है, वाटर है तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा. रिफ्रैक्शन होते ही मीडियम डेंसर है तो बेंडिंग होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, जिसके कारण क्या हो जाएगा? लाइट डिस्पर्स होगी. मींस पहले हुई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से हुई बैंडिंग, बैंडिंग से हुई डिस्पर्शन. ये सीरीज बनती जा रही है इन इफेक्ट्स की. देन इट रिफ्लेक्ट्स इंटरनली, उसके अंदर से ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? डेंसर टू रेयर मीडियम पे. मीडियम अंदर डेंसर है, बाहर है रेयर, तो अंदर ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसके कारण लाइट जो है, जो आपका ड्रॉप है, उसमें से जब बाहर आती है, दैट फॉर्म्स 7 कलर्स दैट रीचेस ओवर आई. You can say if you are an observer in the form of rainbow. तो बात समझ आई? सो हुआ क्या? सन से आई लाइट, लाइट पड़ी इस ड्रॉपलेट पे, दिस स्फीयर इज फंक्शनिंग एज अ ड्रॉपलेट. इस ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ी, ड्रॉपलेट पे पॉइंट बी पे इंटर करते ही इसमें हुआ क्या? सबसे पहला वाला फिनोमेनन, दैट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन हुई, बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो थे, इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो थे, उन सब की वेवलेंथ अलग थी. वेवलेंथ अलग होने के कारण सब में अलग अलग बैंडिंग हुई. बैंडिंग के कारण वो स्प्लिट हो गए अपने 7 कलर्स में, एंड देयर इज हैपनिंग ऑफ डिस्पर्शन. और जैसे ही पॉइंट सी के ऊपर वो रेज पहुंची, सी के अंदर वाली साइड, ड्रॉपलेट के सेंटर वाली साइड, वहां पे क्या था? डेंसर था. बाहर वाली साइड क्या था? रेयर. डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही थी. अगर एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो लाइट बाहर जाने की बजाय, रिफ्रैक्ट होने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई. मींस ट्रांसमिटिंग या एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा हो, जो एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है. तो जब ऐसा हुआ तो रेज वापस पीछे की तरफ आई और हमारी आंखों तक पहुंची इन द फॉर्म ऑफ 7 कलर्स, लाइट लाइक दिस इन अवर स्काई. दैट वाज अ ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. अब बात यह आती है कि जब बारिश नहीं हो रही उस समय भी मुझे अपना स्काई ब्लू दिखाई देता है. शाम के समय मुझे अपना स्काई जो हॉरिजन के साथ है वो रेड दिखाई देता है. सुबह भी ऐसा ही दिखाई देता है. ऐसा क्यों? सो फॉर दैट द responsible phenomenon of light or optics, that one is your atmospheric refraction. That is atmospheric refraction. अब आप लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप आग के पास बैठे हैं, आग जल रही है, आग जल रही है, आग की फ्लेम के पीछे वाली साइड कोई और बैठा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. अब आप फ्लेम के आर पार देखिए, आपको जो फ्लेम के दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, दैट ऑब्जेक्ट माइट बी सीन, माइट बी ऑब्जर्व्ड फ्लिकरिंग.
उसमें क्या हो रहा होगा, फ्लिकरिंग हो रही होगी, ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई देगा। व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज यहां भी आग जल रही होगी, उसके सराउंडिंग में हवा जो होगी वो गर्म होगी। जैसे जैसे आप उस आग के पोजीशन से दूर जाते हैं तो आपकी हॉट एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। बेटा हॉट एयर का मतलब क्या है, हॉट एयर का मतलब है उस हवा की डेंसिटी कम है, मींस लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी। और यहां ठंडी हवा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेस डेंसिटी, मोर डेंसिटी मींस देयर इज अ चेंज इन द इंडेक्स or the refractive index of that medium that is allowing the light to pass through it। अब जो लाइट उस मीडियम से पास कर रही है, अगर ये हवा का वो कॉलम है, वो एरिया है, अब इसके हिस्से अलग अलग हो गए डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यहां नीचे आग जल रही है, आग जल रही है, इस आग के सबसे पास दैट विल बी हॉटर, दैट विल बी लेस हॉट एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर की होगी। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या चीज हो गई, उसके कारण उस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। और आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या चेंज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हुआ, जिसके कारण आपकी रेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एक्सटेंट तक बेंडिंग होती है उनमें। इसी के कारण हमें फ्लिकरिंग दिखाई देती है। और यही वो कॉज है, यही वो फिनोमिनन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये पहला। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है अब, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था। Apparent flickering of objects placed behind a hot object or fire was experienced. Stars near the horizon appear slightly higher than their actual position. Advanced sunrise or delayed sunrise. आपको पता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारा जो सनराइज है वो 2 मिनट जल्दी हो जाता है और सनसेट डिले होता है 2 मिनट बाद। मींस पहाड़ी के पीछे ही है एक्चुअली सन, बट 2 मिनट पहले ही हमें वो पहाड़ी से ऊपर दिखाई देता है। मींस मेरे पीछे से अगर सन निकल रहा है तो वो 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर मेरे पीछे अस्त हो रहा है, पहाड़ी के पीछे अस्त हो रहा है, तो 2 मिनट तक अस्त होने के बाद भी, सेट होने के बाद भी आपको सन दिखाई देता रहेगा, ड्यू टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो मेन इसके पीछे रीजन है दैट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। चलिए एडवांस सनराइज और सनसेट को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये है पहाड़ियां, इन हिल्स के पीछे से सन, यहां से अभी वो सन जो है वो पीछे ही है, इसके अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लाइट रेज जा रही हैं। ठीक है, ये लाइट रेज सबसे हॉरिजन के पास से निकल के आ रही हैं। ये रेज को जाना था इस सी डायरेक्शन में, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दे जस्ट बेंड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ मींस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पास डायरेक्ट रेज नहीं पहुंच रही। अभी सन जो है पहाड़ियों से नीचे है, बट मुझे पहले ही दिखना शुरू हो गया। ड्यू टू व्हाट, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये रे कहां से आ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये जो रेज है भाई, ये रेज मुझे यहां कहीं से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरा सन यहां तक पहुंच गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 मिनट का। 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है। सिमिलर केस में
अभी सनसेट हो चुका है, सन नीचे जा चुका है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें लगता है कि सन अभी भी हमारे सामने है। तो इस तरह आई थिंक आपने दोनों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक समझ लिए होंगे। दैट इज योर व्हाट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सनसेट, सनराइज, एंड सेकंड वन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट सरफेस के बहुत पास है एज कंपेयर टू स्टार्स, उनका साइज ज्यादा है, उनके पास से आने वाली जो रेज हैं जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं अपनी नहीं है उनकी, उनका अमाउंट ज्यादा है, तो उसके कारण जो है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो रीजन है जिसके कारण हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें स्काई का कलर ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि विदाउट एटमॉस्फेयर दिस फिनोमिनन इज नॉट पॉसिबल। सो हो क्या रहा है एक्चुअली, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, और कुछ सबसे बड़े हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स को बेंड करते हैं, डिफरेंट स्कैटर करते हैं, फेंकते हैं, जिसके कारण आपकी लाइट बिखर जाती है। लाइट क्या होती है? बिखर जाती है। स्कैटरिंग इज एक्चुअली द बट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। कलर कौन सा डिपेंड करता है? साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पे। अगर आपका साइज सबसे छोटा है, साइज सबसे छोटा है तो सबसे छोटी वेवलेंथ स्कैटर होगी। मींस साइज सबसे छोटा है तो सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है? सबसे छोटी वेवलेंथ है आपकी ब्लू कलर ऑफ लाइट। इसी ब्लू कलर ऑफ लाइट की स्कैटरिंग के कारण हमें आगे पीछे अपना जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है ब्लू। मीडियम साइज पार्टिकल्स रेड कलर को स्कैटर करते हैं, और जो बड़े पार्टिकल हैं वो सारी लाइट रेज को स्कैटर कर देते हैं। इसी कारण डस्ट पार्टिकल या क्लाउड जो होते हैं वो व्हाइट दिखाई देते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, वेवलेंथ जो रेड लाइट की होती है दैट इज 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक फिनोमिनन है दैट इज टिंडाल इफेक्ट। कुछ मटेरियल्स में से जब आप लाइट पास करते हैं तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई देता है, जैसे यहां ऑब्जर्व हो रहा है। ये फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ऐसा जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ही होगा। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज जब बड़ा होता है, अगर आप अपने रूम में धूल वाला कमरा होगा, धूल उड़ रही होगी, वहां से अगर आप लाइट का बीम पास करेंगे तो वो लाइट का पाथ आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये थे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस यूनिट्स। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड अपॉन दिस है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो आपकी स्क्रीन पे आपको यहां दिखाई दे रहा है। पर्सन नीड्स अ लेंस, पर्सन को लेंस चाहिए कितनी? जिसकी पावर हो -5.5 डायप्टर फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंस विजन। और इस विजन को देखने के लिए उसे चाहिए, डिस्टेंट विजन के लिए उसको 5.5 चाहिए, और नियर विजन के लिए, पास के लिए उसको चाहिए +1.5 डायप्टर की लेंस। ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्शन? नंबर 1 द डिस्टेंट विजन एंड नंबर 4 द नियर विजन। आपको डिस्टेंट और नियर विजन में जो लेंसेज यूज हो रही हैं उन दोनों की पावर्स दी गई हैं। क्या दी गई हैं? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? पावर्स दी गई हैं। आपको निकालनी है फोकल लेंथ। आपने पढ़ा हुआ है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय पावर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय पावर। तो जब बात आई डिस्टेंट विजन की, तो डिस्टेंट विजन में पावर था भाई आपका -5.5 डायप्टर। तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो गई? 1/5.5। सो दैट वुड बिकम, कितना हो गया आपके पास?
माइनस 0.18 मीटर। डन। सेकेंड, जब नियर विजन की बात की हमने, नियर विजन के लिए पावर कितनी दी गई है? प्लस 1.5। पावर इतनी है तो फोकल लेंथ इसका इनवर्स हो गया 1.5 और दैट वुड बिकम 0.67 मीटर। बात समझ आ गई? अगर आप इन्हें सेंटीमीटर्स में लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंट विजन हो गया 18 सेंटीमीटर और नियर विजन हो गया आपका 67 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? आपकी मायोपिक आई है, मायोपिक पर्सन है, 150 है, सो आपको कैसी लेंस चाहिए? सबसे पहले ये क्या दिया गया है आपको? 150 सेंटीमीटर उसकी क्या दी गई है? फार पॉइंट दिया गया है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फार पॉइंट से पावर की वैल्यू हमारे पास है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास? यहां पे आ गया 1/f इज इक्वल टू -1/d। डन। मींस फोकल लेंथ यहां से निकल गई, कितनी आ गई? -150 सेंटीमीटर, सेम एज दैट वन। पावर कितनी हो गई? 1 फोकल लेंथ हो गई। 1 फोकल लेंथ का मतलब है यहां अब सेंटीमीटर्स में है या सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, अगर मीटर्स में है तो, अगर सेंटीमीटर्स में नहीं है सो यू हैव टू राइट डाउन 100/150। डन। एक ही बात है, 150/100 हो जाएगा। सो दैट वुड गिव यू अ वैल्यू ऑफ -0.67 डायप्टर। तो ये आपके माइनस है। माइनस का मतलब कौन सी लेंस है? माइनस का मतलब है लेंस कौन सी है? कॉनकेव लेंस है। आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो आई होप यू विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ऑल द एक्सरसाइज, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। सो गो थ्रू देम, बी विद मी, एंजॉय फिक्स।